हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा इस बजट के प्रावधानों पर चर्चा शुरू करते हैं और साथ साथ इसका आकलन भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, यह बजट 1 से 10 के अंक के आधार पर कितने नंबर पाता है, इस पर भी चर्चा शुरू करते हैं। एनके सिंह साहब, नियत, नीति, निष्ठा, 3 N's की बात, अब यानी कि हर बजट में कुछ न कुछ नया स्लोगन होता है, तो अब नियत, नीति, निष्ठा के आधार पर इस बजट को कितने नंबर, और आपके आधार पर यह बजट क्या है, क्या वाकई में यह बजट है? जो 2.5 घंटे से सुन रहा हूं, जिस तरह के सब्ज बाग दिखाए हैं जी, अगर मुझे कुछ आंकड़े न मालूम होते पिछले 50 साल के, तो हम ये कहते कि इसमें 10 में 15 नंबर देने चाहिए, लेकिन मजबूरी यह है कि इसमें रियल उस पे जाना पड़ेगा। जी, आपने जो कुछ भी किया है, मेरी चिंता यह है कि इलेक्शन इन मैनिफेस्टो आप क्या बनाएंगे जी। आज ही आपने सारा मैनिफेस्टो दे दिया अपना, और जो सॉफ्ट दिए हैं वो बहुत ही सभी जानते थे कि होने जा रहा। 10 दिन से अखबार लिख रहे हैं जी, इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख करने जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, सारे अखबार लिख चुके हैं। तो जहां तक नंबर का सवाल है, मैं वही कहूंगा कि नंबर अगर देना ही है तो इसको मुकम्मल करने का मुझे डाउट है कि इसमें से कुछ भी सर, लेकिन फिर भी नंबर तो देने होंगे आपको। मैं इसलिए दे रहा हूं जी, कि कितने 2000 रुपए में आप 12 करोड़ किसान परिवारों का वोट खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ 2000 रुपए देने हैं, ठीक है, जो आपने स्कीम दी है। सर, लेकिन 10 में से नंबर कितने, 10 में से नंबर कितने एनके सिंह जी के? नंबर अगर मैं फेल कर सकता हूं तो फेल कर दूंगा, 2.5% अगर हो सकता है। और अगर 2 या 3 में से एक नंबर आपसे मांगना चाहे तो 2 या 3? 3 दे दीजिए आप। 3 दे दीजिए। अरुण जैन साहब, एसोचैम कैसे देखता है, उद्योग जगत, उद्योग संगठन कैसे देखता है इस बजट को, और कितने नंबर आपके? देखिए, इस बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा एल्बो रूम नहीं था। आप ये मानिए कि एक तरफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज सामने तलवार लेके खड़ी हुई है कि अगर आपका फिजिकल डेफिसिट 3.5% से ज्यादा बढ़ा तो हम लोग आपको डाउनग्रेड कर देंगे। ये मतलब आपने भी देखी है उनकी रिपोर्ट्स। और एक तरफ यहाँ पे हमारे घरेलू स्थिति को देखें तो इलेक्शन ईयर है, तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दे दी, आपने इनकम टैक्स के स्लैब रेट भी कम कर दिए, आपने जो असंगठित क्षेत्र के और संगठित क्षेत्र के वर्कर हैं उनको भी खुश कर दिया। ठीक है, आपने जो घरेलू, आप खुश हैं कि नहीं जान साहब, ये बताइए आपके मुताबिक 10 में से कितने नंबर? देखिए, जहां तक नंबर का सवाल है, वो नंबर सिर्फ आंकड़ों में दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप सारे परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति को समझते हुए देखें तो मेरे ख्याल इसके अंदर 10 में से 9 नंबर देना भी कम होगा इस गवर्नमेंट की। अगर आप, यानी कि एनके सिंह साहब 10 में से 15 की बात कह रहे थे कि अगर ये हो, लेकिन आप 10 में से 15 देना चाहेंगे, आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल। चलिए आप रिवाइज कर देते हैं। एसोचैम के आधार पर से 10 में से 15 नंबर मिलते हैं इस अंतरिम बजट को। अब आपसे दिनेश जी हम समझे कि भाई 5 लाख रुपए का सब जो सब्जबाग सामने है, अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है ये तो ये सरकार कर नहीं पाएगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि अभी जो कानून है उसी के आधार पर सब कुछ चलेगा, जो कुछ बदलाव है वो नई बिल के साथ सामने आएगा। इसके आधार पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने नंबर? मतलब ये डिफंक्ट बैंक का एक चेक है जिसका कोई मतलब नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। पहले नंबर जान लेते हैं जी, हम करेंगे चर्चा इस पर। जी जी, थोड़ी सी एक कंफ्यूजन भी है। पहले हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि ये वोट ऑन अकाउंट रहेगा, लेकिन आप देखिए अपनी स्पीच को खत्म करते करते उन्होंने इस बात को बोला है कि मैं फाइनेंस बिल को ले कर रहा हूं, और अगर फाइनेंस बिल को ले कर रहे हैं और ये फाइनेंस बिल अगर पारित होता है तो फिर ये जो स्लैब उन्होंने प्रपोज किए हैं इसका बेनिफिट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे फार्मर जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है उनको तो आपने बेनिफिट दिया 6,000 रुपए सालाना, लेकिन मिडिल क्लास को आप देते या मत देते, क्योंकि ये एक कंस्ट्रेंट है। जैसे एसोचैम के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा, जरूरी नहीं था कि ये नहीं देते, बट कहीं ना कहीं उनको जो बेनिफिट मिला वो 13,000 का मिला। वहां पे आप 3 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को अब टैक्स के दायरे से बाहर करने की बात कर रहे हो। योगी जी ने भी ये बात बोली, लगभग इतने तो आप कितने नंबर दे रहे हैं? इससे पहले एक चीज और आपको बताऊं, उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ रामलीला चल रही है, तो मुझे लगा रामलीला और मुशायरा शायद दोनों ही चल रहे थे। ठीक है, लेकिन नंबर सर वो तो देखिए संसद में हास्य, व्यंग, विनोद सब कुछ दिखता है, नंबर कितने 10 में से? जी नहीं, नंबर एक्चुअली ये पूरा बजट नहीं है, इसको इस तरीके से नंबर में आंकना
एक बड़ा डिफिकल्ट। चलिए अभी के इस परफॉर्मेंस को आप कैसे आंकते हैं? रेवेन्यू के मैं परफॉर्मेंस ही कह दूं इसको। चलिए मेरे हिसाब से तो फिर देर आए दुरुस्त है। नंबर 10 में से आनी चाहिए थी। 10 में से नंबर कितने? 10 में से मैं 5 नंबर दूं। 5 नंबर आप देते हैं। हमारे साथ हरवीर सिंह जी हैं, आप संपादक है आउटलुक पत्रिका के। हरवीर सिंह जी, आपने सुना पूरा बजट भाषण, आपके मुताबिक वित्त मंत्री के इस अंतरिम बजट को कितने नंबर? असल में देखिए, ये मैं थोड़ा सा अपना विचार बता दूं कि शुरू में जो बजट भाषण चल रहा था वो थोड़ा गंभीर था, लेकिन अंत की तरफ आते आते वो एकदम बिल्कुल ऐसे जुमलों की तरफ बढ़ गया जिसका कोई आर पार नहीं था। सीधी सी बात है, क्योंकि जिस तरीके का एकदम राहतों का पिटारा खोलते चले गए डायरेक्ट टैक्सेस के मोर्चे पर वित्त मंत्री, इसका शायद किसी को एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हर मोर्चे पर उन्होंने कर दिया है जी। और किसानों के मामले में थोड़ा कंजूसी बरती, ये भी मैं कहूँगा। और क्योंकि ये अंतरिम बजट है, अगली सरकार जरूर अपने हिसाब से उसमें फैसले लेगी, लेकिन चुनाव में जाने के लिए इस बजट को आप 4 नंबर तो मैं दे देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में जाने के लिए बजट है और घोषणाएं ज्यादा हैं, उनको लागू करने का जो मसला है उसके पीछे की गंभीरता वो न्यूनतम स्तर पर है जी। तो हरवीर सिंह जी, संपादक आउटलुक पत्रिका, 4 नंबर दे रहे हैं वित्त मंत्री के इस बजट भाषण को, बजट को। लेकिन राहुल देव सर, आप किस तरीके से आंकेंगे सर, और आपके मुताबिक 10 में से कितने नंबर? देखिए, जो स्थितियां सरकार के सामने थी और जो जितना कम समय उसके पास था बजट प्रस्ताव रखने और उन पर अमल करने का, कुल 2 महीने का एक तरह से बजट है ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिशा पर ज़्यादा ध्यान दिया है बजाय पूरे साल भर के लिए प्रावधान करने पर। लेकिन कुल मिलाकर जो 2 बहुत बड़े वर्ग जो जहाँ से चिंता के, राजनीतिक चिंता के सबसे बड़े कारण सरकार के लिए आ रहे थे, किसान और मध्य वर्ग, तो मध्य वर्ग को का पूरा अपना जो जनाधार था, वोटों का आधार था, उसको पूरी तरह अपनी ओर लाने की कोशिश सबसे प्रमुख इसमें दिखती है और बहुत बड़ी छूट दी है। अनपेक्षित रूप से मैं समझता हूं कि लोग सोच रहे थे कि 2.5 लाख को 3 लाख तक कर देंगे, ऐसा 3.5 तक को 5 नंबर दुगना किया है। 6 नंबर में कम से कम इसको। तो वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस बजट को 10 में से 6 नंबर देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब भी हैं, शास्त्री जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वामी, आपके मुताबिक कितने नंबर 10 में से और क्यों? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, बचपन में जब हमारे चोट लगती थी तो माँ कहती थी और फूंक मारती थी और कहती थी कि चोट में दर्द कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिया और नहीं भी दिया, लेकिन जहाँ मरहम लगा, जहाँ घाव नहीं था, तो मैं तो इसमें 4 नंबर इसलिए दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मध्यम वर्ग को कोई फायदा हुआ, कॉरपोरेट को कोई फायदा हुआ, कोई लाभ हुआ, कृषक वर्ग को कोई फायदा हुआ, और जो असली दर्द था, जहां पे पेन था, उसका कोई इलाज इस इंटरिम बजट में मिला, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं 4 नंबर दूंगा। उर्मिलेश जी, आपके आधार पर अगर मैं इसे देखूं, आप क्या कितने नंबर देते हैं 10 में से इस बजट को? देखिए, मैं मैथमेटिक्स मेरी कमजोर रही है, तो बजट में नंबर इसको कितना देना है ये तो बहुत मुश्किल है सर। ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है, नंबर तो आप दे सकते। हाँ, लेकिन बजट का जो पूरा का पूरा रूप है वो बहुत ही यूं कहा जाए कि चुनावी बजट भी ये नहीं है, बहुत ही निकृष्ट कोटि का इसमें की जुमलेबाजी है, बहुत ही वाहियात किस्म का पॉपुलिज्म है जो जनता के भी काम नहीं आएगा, सिर्फ एक पार्टी को चुनाव जीतने के कुछ हथकंडे देगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले 4-5 सालों से जो जनता तबाह है इनकी नीतियों से, क्या वो इस जुमले को पसंद करेगी? तो एक शक है मुझे कि ये जुमलेबाजी, ये पॉपुलिज्म काम आएगा। एक तो ये, दूसरी बात, यहां तक नंबर की बात है, चलिए आपके कहने के दबाव में मैं आकर अपने विवेक के हिसाब से सर, विवेक तो मेरा यह है कि नंबर नहीं देना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं 3 नंबर, इसको मैं 3 नंबर दे सकता हूं। चलिए 3 नंबर आप दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, आपके मुताबिक कितने नंबर 10 में से और क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये कोई बजट नहीं है, इसको बार बार बजट रह के प्रचारित किया जा रहा है जी। ये वोट ऑन अकाउंट है, और वोट ऑन अकाउंट एक चुनाव के जो 2-3 महीने हैं, उन 2-3 महीने चुनाव के बाद, चूंकि देश जो है आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तो सरकार ने आने वाले टाइम का भी बयाना इस बजट के माध्यम से ले रही है। तो ये मुझे नहीं लगता कि सरकार की ज्यादातर घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं एकदम चुनावी पब्लिक रैली में भाषण देने वाली बातें हैं। पिछले बजट की बहुत सारी बातें मैं देख रहा था जो हमने संसद के भीतर बैठ करके सुनी थी, वो सारी बातें इसमें दोहराई गई हैं, और कुछ ऐसी बातें दोहराई गई जिनका कोई बजट से कोई लेना देना ही नहीं है कि हम 4 चांद लगा देंगे, पूरी व्यवस्था में कर देंगे तो पूरी दुनिया में हमारा नाम हो गया है। सवाल ये है कि आप जमीन पर उठ करके
नंबर देखिए ऐसा कि 3 महीने 4 महीने का बजट है, तो चार अंक से ज्यादा तो कभी भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगले साल के नंबर क्यों दिए जाएं जब ये तो सरकार का कार्यकाल नहीं रहेगा। तो 12 नंबर 4 नंबर उमाकांत जी दे रहे। मनोज जी, आपके आधार पर कितने नंबर मिलने चाहिए इस बजट को? देखिए ऐसा है, पहले एक बात मैं साफ कर दूं कि टेक्निकली ये पूर्ण बजट हो सकता है, गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है, नई सरकार आए तो जुलाई में नया बजट लाके उसमें चेंजेस कर सकती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वोट ऑन अकाउंट हो। ये बात तो बिल्कुल साफ है। और जहाँ तक नंबर देने की बात है तो मैं इसको 6 नंबर कम से कम दूंगा। उसका कारण ये है कि ये बेसिकली एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इलेक्शन स्पीच होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। अगर आप एक करीब एक पूर्ण बजट पेश कर रहे हैं और उसमें अगर आप चाहते तो और भी ज़्यादा सोप्स दे सकते थे। अब आज अगर मैं इनकी बात मानूं, इनका कहना है कि फिस्कल डेफिसिट 3.3% या 3.4% अगले साल होगा। अगर चाहते ये और ज्यादा सोप्स देके फिस्कल डेफिसिट के फिगर को खराब कर सकते थे, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनको खराब कर सकते थे। तो आप कह रहे हैं कि बहुत संतुलन बरता गया है और 10 में से 6 नंबर मनोज गैरोला जी के। नहीं, संतुलन नहीं है। देखो ऐसा है कि ये तो बात बिल्कुल साफ है कि ये एक इलेक्शन स्पेस थी और वोट गैदर करने के लिए मैक्सिमम वर्क को, जितने भी वर्क हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको लुभाने की कोशिश की गई है। ठीक, ऐसे में ये टेंडेंसी हो सकती थी कि वो इंडियन इकोनॉमी का पूरा सत्यानाश मार देते, लेकिन उन्होंने तो भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कंट्रोल की, इसलिए आप 6 नंबर दे रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा जी, अगर हम इस पूरे बजट को देखें तो अभी तक हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने एक तरह से 1 से 10 के इसके जो रैंकिंग दी है, उसके आधार पर तकरीबन 5.5 अंक मिलते हैं इस बजट को। अगर मैं पूरा एवरेज लूं, हमारे 9 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और 9 एक्सपर्ट का आंकड़ा है जो कि 5.5% के आसपास इस बजट को अप्रूवल रेटिंग मिल रही है। क्या कहेंगे आप, इतना मिलना चाहिए या आप इस बजट को और भी ज्यादा या कम आंकेंगे? नहीं, देखिए इस बजट के अंदर मैं कहूंगा कि मोदी सरकार जुमलों की बौछार, अब ये 5 वर्षों से जुमलों की बौछार हो रही थी, थोड़ी सी और आज हो गई। देखिए वित्त मंत्री कहते क्या हैं, वो इंटरिम बजट दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं 10 साल आगे की विजन दे रहा हूं। तो किस तरह से, जब आपका इंटरिम बजट है तो आप इतनी लंबी विजन की वहां पर बात करते हो। और अधिकतर अगर आप देखेंगे समय जो उन्होंने लिया है बजट बोलते समय, वो उन्होंने अपनी पिछली बातें सारी गिनाई है, सारी योजनाएं गिनाई है। यानी जो चुनावी प्रचार होता है, आज का पार्लियामेंट का ये जो अवसर था उनका, उन्होंने एक चुनावी प्रचार करने का वो अवसर साधा है। लेकिन सापरा साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। 17 फरवरी 2014 पी चिदम्बरम वित्त मंत्री के तौर पर लोकसभा में अपने कार्यकाल का आखिरी बजट भाषण पढ़ते हैं और लगभग ऐसा ही बजट भाषण था। बीते 10 साल में यूपीए की सरकार ने क्या कदम उठाए उनका जिक्र था। आने वाले सालों में क्या कुछ सरकार का एजेंडा, विजन रहेगा, उसका जिक्र था। अंतर कहां है फिर आप में और उनमें? अंतरिम बजट में हमेशा यही होता है। आज जो देश की परिस्थिति है, वहां पर हमको एक सर्जरी करनी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा है, बैंडेड लगा दिया है। ये जितने इन्होंने वहां पर प्रस्ताव रखे हैं, ये महज एक बैंडेड लगाने का काम होगा जो कुछ समय तक चल सकता है। लेकिन इसका आगे आर्थिक परिस्थिति पर जो विशेषज्ञ बता ही रहे हैं कि आर्थिक परिस्थितियां जो आने वाले दिनों में होंगी, उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना अगर 2014 के अंतरिम बजट में 1 रैंक 1 पेंशन का आप ऐलान करते हैं, सिर्फ अगर आप एजुकेशन लोन में सब्सिडी माफ का ऐलान करते हैं, सिर्फ अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्साइज में बदलाव का ऐलान करते हैं, सर्विस सेक्टर में ऐलान का बदलाव करते हैं, तो वो क्या था सर? नहीं, देखिए ऐलान करने का अधिकार इस सरकार को जरूर है, लेकिन उसके ऊपर उनको यह भी दिखाना पड़ेगा कि इसको किस तरह से क्रियान्वित करेंगे, किस तरह से इसको पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं, अब वो भी जानते हैं कि भाई उनकी घर वापसी अभी तय है, तो ठीक है, जो बोलना बोल दीजिए। अच्छा, खैर, अब आने वाली सरकारें तय करेंगी और चलाएंगी इसको। किसकी होगी और क्या नहीं होगी तो अलग बात है। लेकिन सपरा जी ये बताइए, जो राहुल गांधी ने अभी राजस्थान में कहा, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में कहा था मिनिमम गारंटी स्कीम, उसकी शुरुआत एक तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा चुकी है। इस बजट में 6,000 रुपए किसानों को मिलेंगे प्रतिवर्ष, उसके साथ साथ 5 लाख रुपए की जो बेनिफिट अब मिल रही है नॉन टैक्सेबल इनकम के आधार पर। तो इस बजट को इस आधार पर आप कैसे देखते हैं? आपका जो एक बढ़िया तीर था वो अभी बीजेपी ने चला दिया है, तो अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और इनोवेटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी आपको। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने जो बात रखी थी मिनिमम इनकम गारंटी की, वो हर व्यक्ति के लिए उन्होंने रखी है
और उसका किस तरह से आगे प्लान बनेगा वो हम मैनिफेस्टो में आपको सबको बताएंगे जी। ये जो चीजें हैं, इन्होंने कोशिश किया है कि जो श्री राहुल गांधी जी का डिक्लेरेशन है उसको कहीं ना कहीं ये उसकी एक काट निकाल सके, ये इन्होंने एक प्रयास किया है। लेकिन जनता जानती है कि 5 वर्षों में जनता ने देखा है कि किस तरह से 2014 में जो जुमले बोले थे 2 करोड़ नौकरियों के, 15 लाख रुपए देने के, तो ये तमाम सारी बातें जो है इसके ऊपर कोई पूर्ण तो हुआ नहीं है। हो रही है आजकल जुमलेबाजी हर जगह। किसी को क्या इस बात का अंदाजा है कि इतने पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? बिना रणनीति के पहले बोल दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी आर्थिक मामलों में अच्छी जानकारी रखते हैं, ये बजट अगर आपकी सरकार प्रस्तुत कर रही होती इंतरिम बजट, तो आप अपनी इस बजट को कितना नंबर देते? मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी के तौर पर नहीं, लेकिन एक बजट के तौर पर और एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बजट को आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? ये नहीं, ये देखिए, आप हमें इस तरह से कैसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारी सरकार ये बजट दे रही होती जी। हमारी सरकार अगर बजट दे रही होती तो जरूरी नहीं है कि जो बातें पीयूष गोयल जी ने कही है वो हमारी सरकार कह रही होती। हो सकता हम उससे कुछ अच्छी बातें कर रहे होते, तो उस आधार पर इसको नंबर देना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये जो बजट आया है इसमें आप नंबरिंग में जाएंगे तो मैं 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि एक लुभावनी चीजें दिख रही है, एक अवसरवाद दिख रहा है, एक चुनावी लॉलीपॉप दिख रहा है, इसमें रेवड़ियां बांटी हैं उस तरह से नजर आ रहा है। अब आप रेवड़ियां, चुनाव आ रहे हैं, जनता भी जानती है, हमारे से भी एक उस तरह से एक हमने भी किया था। मैं आज आपके सामने बोलने से कोई ये परहेज नहीं है कि हमने भी किसानों के कर्ज माफ किए थे, आपको याद होगा आखिरी में, बिल्कुल। लेकिन उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में नहीं हुआ, ये वस्तुस्थिति है। नहीं, 2008 में भारत की किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, 2009 में जीते थे सर आप। नहीं, देखिए, कर्ज माफी का जो आपका 80,000 करोड़ का जो पूरा प्लान था, जो 2009 में अनाउंस किया गया था, जिसका बहुत बड़ा फायदा मिला था 2009 के चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं कि उसका फायदा मिला था। लेकिन खैर, आप ये मान रहे हैं कि इस तरह की लोक लुभावनी बातें आपने भी की हैं, और वो जो कि गलत है, और मैं इसकी तारीफ करता हूं। वाकई में ये तारीफ की बात है कि आप इस बात को सामने रख रहे हैं। इस वक्त प्रतीक जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। जैन साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं कि इस अंतरिम बजट को पहले तो आप 1 से 10 के स्केल पर कहां आते हैं, और ये जो टैक्स बेनिफिट्स जो घोषित किए गए हैं, क्या ये वाकई में जनता को मिलेंगे इसी साल, या अभी हम लोग को दिल्ली दूर है, इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, टैक्स के हिसाब से उन्होंने एक पूरा एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 सालों में क्या किया है। अगर आप देखें, कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्री के लिए टैक्स कोई रियायत नहीं दी गई है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें एक बहुत बड़ी छूट का ऐलान किया गया है कि 2.5 लाख से 3 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक लिमिट कर दिया गया है जी। उससे आपको 12,500 तक की सालाना छूट मिलेगी। और बाकी रियल एस्टेट में किया गया कि भाई आप दूसरा एक घर लेते हैं तो उसमें भी कैपिटल गेन का कि आपको छूट मिलेगी। आपके 2 घर हैं तो एक घर पे पहले नोशनल वैल्यू पे रेंट पे टैक्स लगता था, अब नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से कॉमन मैन के लिए काफी कुछ करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो हम सोच रहे थे कि पॉपुलिस्ट टाइप का बजट होगा, वैसा मेरे को लगता नहीं कि है। सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स के हिसाब से उन्होंने जरूर रियायत दी है। तो मुझे लगता है टैक्स के हिसाब से तो काफी अच्छा बजट है, और आम आदमी को काफी राहत मिलेगी, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये देखना है कि जो एडिशनल जो ये टैक्स का आउटगो, मतलब जो कम आएगा टैक्स, उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि फिस्कल तो आप इस बजट को नंबर कितना देंगे, इस अंतरिम बजट को आपके आधार पर 1 से 10 के स्केल पर आप इसको कितना नंबर? मेरे ख्याल से टैक्स के हिसाब से देखिए, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टैक्स के बारे में जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें तो 8, 8.5 का नंबर होना चाहिए इसमें। चलिए, टैक्स के हिसाब से 8, 8.5 के हिसाब से आपके आधार पर इसका नंबर बनता दिखाई देता है। जी दिनेश जी। इंडस्ट्री को इस बजट में टैक्स में कुछ नहीं मिला है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है। उन्होंने बोला है कि जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जी, वो बिना जो 250 करोड़ की लिमिट है वो भी उस पर एप्लीकेबल नहीं है, और उनके लिए जो टैक्स का रेट प्रपोज्ड है वो 25% है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो टैक्स का रेट 30% है। तो ये एक अनाउंसमेंट मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये हमने एसोचैम से इनके डिमांड की थी। एक्चुअली लॉ के अंदर ये है कि जो 30% से 25% का टैक्स रेट किया था वो सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए किया था, और हमारी ये डिमांड थी एसोचैम की तरफ से कि ये जो टैक्स एनोमली है, क्योंकि 80% जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग मानते हैं मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर वो एमएसएमई में होती है, और एमएसएमई को क्योंकि वो एक इस दायरे में कॉर्पोरेट में नहीं आती हैं, इसलिए हमने बोला था कि एमएसएमई जो 250 करोड़ से नीचे वाले हैं उनको
नॉन लिमिटेड कंपनीज को भी 25% के दायरे में लाया जाए। ये जो एनोमली है व्यापार की वो दूर की जाए, तो वो व्यापार की एक जो एनोमली है इसमें बल्कि जो स्टेटमेंट पीयूष गोयल ने दी उसके हिसाब से अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सेटअप होंगी उनको 25% टैक्स लगेगा और उसके अंदर टर्नओवर का लिमिट नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल जो अनाउंसमेंट के बेसिस पे हमें समझ में आया। उर्मिलेश जी, अगर मैं आपकी बातों को लेकर आगे चलूं, आपने कहा कि बड़ा ही निकृष्ट बजट है, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शब्द है, और इसके कहने की वजह क्या है? पहला तो ये, और दूसरा कि किसानों को राहत देने की कोशिश तो की गई है, एमएसपी को बढ़ाने की कोशिश की गई है, 22 उसमें नई कमोडिटीज जोड़े गए हैं, 6,000 रुपए भी सालाना किसानों को मिलेगा। हालांकि ये सब कुछ देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो है। तो आप इसे निकृष्ट बजट कैसे कह रहे हैं और निकृष्ट कोशिश कैसे कह रहे हैं? देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि ये निकृष्टतम किस्म की जुमलेबाजी है जी। ये मतलब मैं बजट को ओवरऑल जो 3 नंबर जो दे रहा हूं उसके पीछे यही कारण है कि ये पॉपुलिज्म जनता के भी पक्ष में नहीं है। एक उदाहरण मैं दूं जी। आयुष्मान भारत एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शुरू की गई। आयुष्मान भारत में जो प्रावधान किए गए हैं जी, ये दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं, खासकर हेल्थ केयर को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, वो सबने ये बातें कही हैं, उस पर कमेंट किया है, उसका मूल्यांकन किया है कि आप आयुष्मान भारत के जरिए जो टारगेट आपका है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर वह रकम जो हमारे जैसे टैक्स पेयर की तरफ से जा रही है जनता के लिए 50 करोड़, तो आप उनको नहीं पैसा वो दे रहे हो, बल्कि आप बीमा कंपनियों को आप ज्यादा लुटा रहे हो ये धन जो हम टैक्स पेयर्स का है। तो पीयूष गोयल जो बार बार हमको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम 50 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ की स्कीम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कराने में सरकार की मदद कर रहे हैं, दरअसल वो उसका 70% से ज्यादा। पीयूष गोयल ने तो कहा कि 10 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है अब तक। सर मैं वहां आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। तो 70% से ज्यादा रकम बीमा कंपनियों को जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बेहतरीन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को फायदा पहुंचा दिया। देखिए, ये सरकार झूठे आंकड़े परोसने के लिए आजाद भारत की सबसे महान सरकार है। इतने झूठे आंकड़े जो सरकार के एनएसएसओ के अपने जो सर्वे हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स हैं, उसको कैसे सरकार छुपाती है, अभी 3 दिन पहले सामने आ गया। इसके अलावा भी अगर आप देखें ग्रोथ रेट के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे आपने ग्रोथ रेट जो हासिल किया उससे आपने मुकम्मल समाज को डेवलप कर दिया। आपका हेल्थ केयर कितना बजट है? आप पब्लिक हेल्थ पर 1.02% खर्च कर रहे हैं। आपके बगल का मालदीव, आपके बगल का भूटान, आपके बगल का थाईलैंड भी आपसे कर रहा है। आप यूरोप अमेरिका की बात तो छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि 2022 तक इस देश में सबको स्वस्थ कर देंगे। आप इस देश के करोड़ों लोगों को अस्वस्थ कर रहे हैं और आपकी आयुष्मान भारत स्कीम का कोई बड़ा फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। अब आइए एजुकेशन। हम एजुकेशन में और तरीके से आते हैं उर्मिलेश जी। राहुल जी, आप बहुत ज्यादा सहमत नहीं है उर्मिलेश जी के विश्लेषण से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबकी अपनी दृष्टि होती है जी। तो मैं वास्तविक चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ। मैं विचारधारा के स्तर पर किसी चीज़ों का फैसला नहीं करता। जो इस समय इस सरकार के सामने जो भी वित्त मंत्री होता है, जिसको अगले 2 या 3 महीने का ही बजट बनाना है, वो उसकी उन सीमाओं को ध्यान में अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं इस बातचीत का। ये पूरा बजट नहीं है, ये सबको पता है। तो इस समय पूरे साल के लिए प्रावधान करने को कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल दिशा ही वो दे सकते हैं, और निश्चित रूप से सब जानते हैं चुनावी बजट है। कोई भी सरकार ऐसी होगी क्या चुनी हुई किसी लोकतंत्र में जो चुनाव को ध्यान में रख के बजट नहीं बनाएगी, अपनी योजनाएं नहीं बनाएगी? तो हमारी अपेक्षाएं क्या है? मतलब चुनावी साल में तो टैक्स नहीं बढ़ सकता। इन्होंने कहा था कि जो एक जिसे हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, उसको इस सरकार ने भंग नहीं किया है। वो चाहती तो वो जो 500 रुपये महीना उसने किसानों को दिया है वो 5000 भी कर सकती थी, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती और भविष्य बर्बाद हो जाता। उसने वो नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने संयम से काम लिया है, अपने चुनावी हित को साधते हुए। ठीक है, हमारे साथ एसोचैम, हमारे साथ उर्मिलेश सर, मैं आता हूं जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू करके सरकार अपनी पिछली नीतियों को कोर्स करेक्शन कर सकती थी। जैसे मेरा कहना है कि आयुष्मान भारत में मेजर करेक्शंस की जरूरत थी, जिससे वाकई बेनिफिट लोगों को मिलता। बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ वीके गोयनका साहब जुड़ चुके हैं। आप एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। गोयनका साहब,
जो चर्चा यहां पर हो रही है बजट के बाद, उसमें ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान रखा है, इस जिम्मेदारी को संभाला है वित्त मंत्री ने। आप किस तरीके से देखेंगे इस बजट भाषण को? क्या वाकई इंडस्ट्री को एड्रेस किया गया है? मुझे तो लगता है ये एक फ्यूचर भारत के निर्माण के लिए एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है कि कैसे भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी नेक्स्ट 5 सालों में बनाई जाए। तो उसमें कई जो आज सबसे बड़ा मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट का, जो फार्मर इशू था, आम आदमी का इशू था, इसमें कई चीज़ों को एड्रेस किया है। और मेरे हिसाब से तो ये बजट अगर मैं 10 के स्केल पे देखूं तो आई विल लाइक टू गिव 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10। तो आप उत्साहित हैं? आपको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पिछले 18 महीने के स्तर पे सबसे न्यूनतम पर आ चुकी है? आपको जो लगता है कि आज जो ग्रोथ के डेटा सामने रखे गए हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन डेटा, वो अपने आप में एक बड़ी अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं? नोटबंदी, इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार चले गए पिछले 1 साल में, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन देश तरक्की कर रहा है और हम बहुत जल्द 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे इसका रोड मैप शायद ही है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सब कुछ हो जाएगा। गोयनका साहब, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसका रीजन है आज आप कोई भी रिफॉर्म लाते हैं इतने बड़े देश में थोड़ा टाइम लगता है। जीएसटी का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म, 1 कंट्री 1 टैक्स, उसमें कई सुधार लाए गए हैं और आगे भी सुधार आने वाले हैं। और आज जो 5 लाख का एग्जाम्पशन है, टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया है, रियल एस्टेट के बारे में बात की गई है, फार्मर्स के बारे में बात की है, तो इससे सबसे कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो ये पूरा एक इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसका पूरा एक डिफरेंट इम्पैक्ट देखेंगे। गोयनका साहब, हमारे साथ अरुण जैन साहब भी हैं, को चेयरमैन हैं, एसोचैम से जुड़े हुए हैं। अरुण जैन साहब, ये एसोचैम, फिक्की, पीएचडी, चैम्बर्स, ये मजबूरी तो नहीं होती है कि जो भी सरकार बजट पेश करे आपको तारीफ ही करनी है? इस बजट के अंदर अगर आप देखें तो नहीं, मजबूरी होती है? नहीं होती? मजबूरी नहीं है। अच्छा। आप बजट को देखिए, हम बजट की बात कर रहे हैं, मजबूरी की नहीं। आय से गाय तक और किसान से जवान तक सबकी बात की गई है। इसीलिए एसोचैम या फिक्की या हमारे प्रेसिडेंट साहब बीके गोयनका साहब, सब ने इसको 10 में से 9 नंबर दिए हैं, जो मैंने शुरू में आपको 10 में से 9 नंबर दिए थे। 3 नंबर भी मिले हैं सर? नहीं, 3 नंबर मैं उद्योग। लेकिन अरुण जी, अगर मैं इस चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाऊं, मैं वाकई में समझना चाहता हूं। अभी गोयनका साहब भी हैं, आप भी हैं, मुझे आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए, एमएसएमई सेक्टर पूरे तरीके से कमर टूट चुकी है उसकी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, अर्थव्यवस्था 2% के आसपास धराशायी हो गई। तमाम बातें हम करते हैं जब हम निजी तौर पर आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। टेलीविजन पर आते ही तमाम एसोसिएशंस के सभी एक्सपर्ट्स की राय बदल क्यों जाती है? आप सब लोग सीधे अपनी राय 180 डिग्री क्यों बदल देते हैं? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल, जब पूरे देश में लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो फिर अचानक अर्थव्यवस्था में तेजी आ कहां रही है? कौन पैसे कमा रहा है इस देश में? मैं आपको बताता हूं। बताइए साहब। आप जितना गर्म होके बता रहे हैं उतना हाँ, बताइए। नहीं, ईमानदारी के साथ। हाँ। उसके अंदर देखिए, नहीं, कौन पैसे कमा रहा है बताइए। मैं बताता हूं, कैमरे के सामने वाली बात नहीं है। इसके अंदर जब आप परिस्थितियां देखते हैं, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो इंडिविजुअल होता है, जब आप कैमरे के सामने बात करते हैं तो परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है, और परिप्रेक्ष्य बड़े होने के अंदर सिचुएशन आपको सारी एनालाइज करके बोलना पड़ता है। आप आज की डेट में देखिए, इस गवर्नमेंट के पास देने के लिए था क्या? आपका फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी 3.5% हो चुका है, जो एक बाउंड्री लाइन है, उससे ज्यादा देने को नहीं है। अगर फर्दर टैक्स लगा के गवर्नमेंट और फर्दर देने की कोशिश करेगी तो आम जनता ही नहीं। अरुण जैन साहब, ऐसा तो नहीं है कि बेड लोन की ज्यादा बात नहीं होती है, एनपीए की ज्यादा बात नहीं होती है, इसलिए ठीक है जो हो रहा है वो बेहतर चल रहा है? मैं अनुराग जी वही बात कर रहा हूं। जहां तक आपका सवाल है कि एमएसएमई की परेशानियां हाँ हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये सरकार इतनी सेंसिटिव है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए ये सरकार कम से कम उसको सुनती तो है। आपका हमने बोला कि जीएसटी की लिमिट बढ़ाइए, जीएसटी की लिमिट उन्होंने बढ़ाई और हमारे को रियायत। अरुण जैन साहब, मैंने एक सीधा सवाल पूछा, बता दीजिए कि इस देश में तरक्की कौन कर रहा है? मैं उन 15, 20, 50 घरानों की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए कि वो आम आदमी कहां है? क्या आपकी तनख्वाह बढ़ गई है? क्या हमारी तनख्वाह बढ़ रही है? 2019 तक हर आदमी ने तरक्की की है। तरक्की नजर, आप चश्मा उतार के देखिएगा तो आपको तरक्की नजर आएगी। उर्मिलेश जी, शायद आपका चश्मा नहीं पहन पा रहे। मुझे लगता है कि मुझे सापरा जी, मैं एक बीच में एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब पर। देखिए, मैं आमतौर पे टेलीविजन के एंकर्स का उनके सामने तारीफ नहीं करता और न करना चाहता, लेकिन हाल के दिनों में किसी टीवी एंकर द्वारा लाइव शो में किया जाने वाला यह एक बेहतरीन सवाल है, जिसमें समझदारी भी है, ईमानदारी भी है और साहस भी है।
एक तो ये, इसका जवाब जो दिया गया वो बड़ा दिलचस्प है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं इसका विश्लेषण करना चाहता हूं एक मीडिया पर्सन के नाते। देखिए, आपका कहना है कि जो इंडिविजुअल लोग बोलते हैं वो अपने दुख दर्द से पीड़ित होते हैं, कुछ इस तरह की बात, और जो टीवी के सामने जब आ जाते हैं, कैमरे के सामने, तो बुद्धि बढ़ जाती है। कमाल की बुद्धि है। अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का जो कॉर्पोरेट है या जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं, वो टेलीविजन पर भी वही बातें बोलते हैं जो सच होती हैं। उनकी बुद्धि विद इन द कोर्ट बढ़ती नहीं है, लेकिन भारत का पूंजीपति, भारत का कॉर्पोरेट, भारत का जो एसोसिएशन इंडस्ट्री के हैं, वो इतने शब्द और कर्म में इतना उनका द्वैध है, इतना अंतर है कि उनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं। एक सेकंड, मैं बह की बात नहीं कर रहा, डाइवर्सिटी का अभाव है। सापरा जी, बिल्कुल सापरा जी, इंडियन कॉर्पोरेट में डाइवर्सिटी का अभाव है। दूसरे से दर्द बांट, नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। मैं उसकी बात, मैं कृपया करके इसको मत समझे कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणी कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन सापरा जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार थी, अपने आप को सही ठहराने के लिए हर तरह की कोशिश आप करते थे, और मैं वाकई में तारीफ करता हूं आपकी कि आप अपनी गलतियों का एहसास तो कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या विपक्ष भी कोई वायबल ऑल्टरनेटिव लेकर सामने है? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने आज तक राहुल गांधी जी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी रैली में आज तक रोड मैप नाम की चीज सुनी नहीं है। 5 साल में कांग्रेस पार्टी एक रोड मैप ना बना पाए, कैसी पार्टी है भाई?